IMNCI is Integrated Management of Neonatal and Childhood Illnesses. सो व्हाट इज़ इट? इसको हम स्टार्टिंग से देखते हैं। तो ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जो कि गवर्नमेंट ने डेवलप किया था रिड्यूस करने के लिए मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी अमंग न्यूबॉर्न्स एंड चिल्ड्रन। इसका जो मेन काम होता है वो ये है कि ये फोकस करता है किसी भी जो हमारा न्यूबॉर्न और चिल्ड्रन जो हमारी फैसिलिटी पे आए हैं उनको अर्ली आइडेंटिफाई करके कौन सी डिज़ीज़ से वो सफ़र कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग उसे क्लासिफाई करना कि किस मतलब मेजर कैटेगरी में आता है, मेजर रिस्क की कैटेगरी में आता है, मॉडरेट रिस्क की कैटेगरी में आता है। ट्रीटमेंट को आइडेंटिफाई करके हम उसे ट्रीट करते हैं और अगर हमारी फैसिलिटी पे नहीं है कि हम उस पर्टिकुलर ट्रीट के लिए कुछ दे पाए ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको रेफ़र करते हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं उनको काउंसिल करते हैं और फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। अब इसका काम होता है कि इंटीग्रेट करता है मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल कॉमन चाइल्डहुड इलनेसेस। बट मतलब ये पर्टिकुलर एक इलनेस पे फोकस नहीं करता है। अगर एक बेबी आया है तो हम ये नहीं देखेंगे उसको सिर्फ फीवर है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस हो गया, उसका वैक्सीनेशन स्टेटस हो गया, तो इन सब पे इंटीग्रेटिवली जो होता है वो फोकस करता है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। उसके बाद होता है कि लास्ट ये हमारा अपडेशन इसका 2023 में आया था, तो उसी को हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसमें हम कौन कौन से एज ग्रुप्स को कवर करते हैं। तो इसके अंदर हमारे दो एज ग्रुप जो होते हैं वो कवर होते हैं। एक एज ग्रुप होता है 0 to 59 डेज़ का, एक एज ग्रुप होता है 2 से लेके 59 मंथ्स का। अब जो 0 से 59 डेज़ है उनको हम IMNCI की कैटेगरी सिक यंग चाइल्ड में रखते हैं और 2 to 59 मंथ्स को हम सिक चाइल्ड में रखते हैं। नेक्स्ट आता है IMNCI कौन सा अप्रोच यूज़ करती है। तो IMNCI जो हमारा अप्रोच यूज़ करती है वो होता है असेस, क्लासीफाई, आइडेंटिफाई, ट्रीटमेंट, ट्रीट, काउंसिल एंड फॉलो अप। इसका मतलब होता है कि हम कैसे स्टेप वाइज देखते हैं कि जो हमारा जो सिक चाइल्ड है वो आया है, उसको हम कैसे स्टेप वाइज चीज़ों को असेस करते हैं। सबसे पहले हम उसे असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट में हम अलग अलग चीज़ों को असेसमेंट करते हैं। ये वैसे वाला असेसमेंट नहीं है फिजिकल असेसमेंट जैसा, ये थोड़ा सा अलग है। उसके बाद असेस करने के बाद हम उसको क्लासीफाई करते हैं कि कौन से डिजीज़ कैटेगरी में आ रहा है। उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। एक बार जब वो आइडेंटिफाई हो जाती है तो हम उसको ट्रीट करते हैं और पेरेंट्स को हम काउंसिल करके फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। अब इसमें हमें मेन एक चीज़ देखनी कि IMNCI इज़ एन इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑलवेज असेस द चाइल्ड फॉर मल्टीपल प्रॉब्लम नॉट जस्ट अ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। IMNCI का मेन फोकस ही यही है कि वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स को हमेशा असेस करता है, ना कि सिर्फ प्रेजेंट कंप्लेंट्स को। तो ये हमें एक बात याद रखनी है, IMNCI की सबसे ज़्यादा खास बात यही है। उसके बाद आते हैं IMNCI के, हम असेसमेंट को देखते हैं कि वो थोड़ा सा अलग क्यों है। तो IMNCI जो होता है वो यूज़ करता है एक सिस्टमेटिक असेसमेंट, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस तो नहीं है या फिर कॉमन चाइल्ड इलनेसेस जो होते हैं वो वाली हम चीज़ें असेस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें असेस करते हैं जनरल डेंजर साइंस। जनरल डेंजर साइंस के अंदर हमारे कुछ साइंस आते हैं जिसमें हमें फोकस करना होता है कि ये पर्टिकुलर साइन जो हमारा डेंजर साइन के अंदर आता है। तो इसमें जो हमारे सबसे पहले वो अनेबल टू ड्रिंक और ब्रेस्ट फीड, जो हमारे पास सिक चाइल्ड आया उससे हमें ये असेस करना है कि वो अनेबल तो नहीं है कुछ ब्रेस्ट फीड करने में या फिर ड्रिंक ड्रिंक मतलब नॉर्मल जब उनका कम्प्लीमेंट्री फीडिंग वाली एज स्टार्ट हो जाती है उसके बाद जो हम उनको नॉर्मली कुछ पीने के लिए देते हैं तो उसमें वो अनेबल तो नहीं है, और जो भी हम उसे खिला रहे हैं वो वोमिट तो नहीं कर रहा है, उनको कन्वर्जेंस तो नहीं है, लेथार्जिक या अनकॉन्शियस तो नहीं है, या फिर एट करंट टाइम वो कन्वर्जन तो नहीं कर रहा है। ये हमारे जनरल जनरल डेंजर साइंस थे। उसके बाद हम करते हैं असेस करते हैं मेन सिम्टम्स। मेन सिम्टम्स में कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो होता है हमारे सिम्टम्स जो है वो क्लासीफाई किए गए हैं। जैसे सबसे पहले आता है हम चिल्ड्रन जो नीचे से देखते हैं, यहाँ से 0 से 59 डेज़ में अगर हमारा चिल्ड्रन है, ये यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से 0 to 59 वाली कैटेगरी से। तो अगर हम 0 to 59 डेज़ वाली कैटेगरी में मेन सिम्टम्स को असेस करें तो हमें इसमें देखना है कि बेबी में फीडिंग डिफिकल्टी तो नहीं है, वो बेबी फास्ट ब्रीथ तो नहीं कर रहा है, उसमें फीवर या हाइपोथर्मिया तो नहीं है, कन्वर्जेंस तो नहीं है, या फिर अदर साइंस ऑफ सीरियस इन्फेक्शन तो नहीं है उसमें। ये हमें चीज़ें जो होती है कि असेस करनी होती है मेन सिम्टम्स के अंदर। फिर आते हैं हमारे 2 to 59 मंथ्स वाले जो चिल्ड्रन होता है, उसके अंदर हमें ये 5 चीज़ें असेस करनी है कि उसमें डायरिया तो नहीं है, फीवर,
ईयर प्रॉब्लम जो इस वाली एज ग्रुप में बहुत कॉमन होते हैं, ईयर प्रॉब्लम, कफ या फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी। नेक्स्ट आता है हमें उनका असेस करना है न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस में हमें उनकी हाइट और उनका वेट असेस करना है। फिटिंग एडिमा तो नहीं है। फिटिंग एडिमा से हमें क्या पता चलता है कि उनको कोई प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन तो नहीं है। और क्वेश्चोरकर मेरास्मस और ये हमारा एमयूएसी हमें यहाँ पे मेजर करना होता है शाके टेप के थ्रू, तो इससे हमें न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम असेस कर पाते हैं। उसके बाद आते हैं हमें असेस करनी है फीडिंग। वही फीडिंग में हमें क्या क्या असेस करना है। फीडिंग के अंदर हमें असेस करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग की एडिक्वेसी क्या है, वो प्रॉपर एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है या फिर नहीं एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। उसके बाद आता है कि हमारी फीडिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है, एक दिन में कितना फीड कर पा रहा है। उसके बाद फीडिंग में कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही है, और एज अप्रोप्रिएट उसने कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर दी है या फिर नहीं करी। ये चारों चीज़ें जो होती है ये हमें यहाँ पे फीडिंग में असेस करनी होती है। नेक्स्ट आता है हमें इम्यूनाइजेशन स्टेटस के लिए चेक करना होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इंटीग्रेटेड अप्रोच है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही बेबी आया है तो हम उस इलनेस के लिए यूजर ट्रीट करेंगे। हमें उसका ऑल राउंड जो होता है वो चीज़ों को असेस करना होता है। तो फिर हम उसके बाद इम्यूनाइजेशन स्टेटस चेक करते हैं। तो इम्यूनाइजेशन स्टेटस में हम देखते हैं कि उसका अभी हमारा इम्यूनाइजेशन स्टेटस क्या है, उसमें कोई ड्यू वैक्सीन तो नहीं है, उसकी पूरी वैक्सीनेशन हो रखी है, ये चीज़ें हमें वहाँ पे देखनी है। और एज अप्रोप्रिएट उसने इम्यूनाइजेशन करा रखा है या फिर नहीं कराया हुआ है। उसके बाद हमारी वही जनरल डेंजर साइंस है जो हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ी थी कि अनेबल टू ड्रिंक और ब्रेस्ट फीड, वॉमिट्स एवरीथिंग, कन्वर्जेंस, लेथार्जिक या फिर अभी कन्वर्स तो नहीं कर रहा है। उसके बाद आता है हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो यहाँ पे याद रखने की होती हैं, जो कि वन यूनिवर्सिटी एग्जाम में एज अ ट्रैप काम करते हैं, तो इनको हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जैसे अगर सिर्फ फीवर होता है, सिर्फ एक सिर्फ चाइल्ड आया फीवर के साथ, तो अगर हमसे पूछा जाए कि वह डेंजर साइन है या नहीं है, तो हमें ये बताना है कि वो नहीं है। फीवर अलोन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ जनरल डेंजर साइन, और ऑल्सो फास्ट फीलिंग अलोन कैन नॉट बी कंसिडर एज अ जनरल डेंजर साइन, और पुअर एपेटाइट भी अलोन डेंजर साइन नहीं होती है। अब हमसे पूछा जाए कि क्या है सिर्फ अलोन और डेंजर साइंस, तो हमें बताना है कि अनेबल टू ड्रिंक or breastfeed is a general danger sign. Vomits everything is a danger sign. Convulsion is a danger sign. Lethargic and unconscious are the key danger sign. ये चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ की। नेक्स्ट आता है आईएनसी में हम जो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती है या तो कफ रिलेटेड दिक्कत होती है, उनको हम कैसे असेस करते हैं। सबसे पहले तो बेबीज है तो तो बताएंगे, तो हमें केयर गिवर से पूछना है कि जो चाइल्ड है उसको कफ या फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो वो कितने टाइम से है, और जो ब्रीदिंग है वो उसकी मतलब ख़राब तो नहीं होती जा रही है। जैसे वो सबसे ज़्यादा उनके पास में रहते हैं तो उनको सबसे अच्छे से पता होता है कि उनकी ब्रीदिंग डिफिकल्टीज में उनको कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टीज तो नहीं हो रही है, तो हमें केयर गिवर से पूछना है पहले। उसके बाद हमें खुद काउंट करना उनका रेस्पिरेटरी रेट, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 30 सेकेंड्स में काउंट करके हमने उसको डबल कर दिया, ऐसा नहीं करना। हमें काउंट करना है फुल 1 मिनट्स के लिए, और तब जो हमारा चाइल्ड काम होता है। ये नहीं कि बच्चा रो रहा है और हम उसका रेस्पिरेटरी रेट काउंट करते हैं, तो वो हमारा फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है। रेस्पिरेटरी रेट जो होता है फॉल्स मतलब हाई आ सकता है, इसलिए हमें फुल 1 मिनट के लिए चेक करना है व्हेन द चाइल्ड इज काम। और फास्ट ब्रीदिंग की कुछ कट ऑफ्स होती है कि ऐसा नहीं है कि ऐसे ही किसी बोल दे कि इतनी ज़्यादा हो गई है तो हमारी फास्ट ब्रीदिंग होगी। हमने जैसे यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है एज को, ऐसे हमने रेस्पिरेटरी रेट के लिए भी हमने एज कैटेगरीज बनाई गई है। जैसे 0 to 59 डेज में मोर देन 60 ब्रीथ्स पर मिनट है तो फास्ट ब्रीदिंग है। 2 to 12 मंथ्स में हमारी 50 से ज़्यादा है तो फास्ट ब्रीदिंग है। 12 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक अगर 40 से ज़्यादा है तो हमारी फास्ट ब्रीदिंग है। अब इसका मेमोरी ट्रिक क्या है, 60-50-40। अब ये ऐसा क्यों है कि ये कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट का कट ऑफ होता है वो डिक्रीज होता है।